हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम थर्ड यूनिट जो है आपकी पीरियोडिक टेबल के रिगार्डिंग उसका लास्ट लेक्चर ले रहे हैं। इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एक जो टर्म्स हैं जो रह रही है इसके अंदर छोटी छोटी टर्म्स, उन्हीं को आज डिस्कस करने वाले हैं। बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिटेल में आप स्टडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं। एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम सबसे पहले होता क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एटम एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी 1 मोल ऑफ एटम जो है कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा अपने मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर, उसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक वॉल्यूम। इट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज जितना बड़ा होगा एटॉमिक वॉल्यूम जो है वो भी उतना ही ज्यादा रहेगा। नंबर ऑफ इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल बने होंगे किसी एटम के अंदर वो उसके साइज को ही डिफाइन करवाएंगे और वो ही उसके एटॉमिक वॉल्यूम को डिफाइन करवाएंगे। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है। साइज जितना ज्यादा एटॉमिक वॉल्यूम उतना ही ज्यादा रहेगा। साइज जितना कम एटॉमिक वॉल्यूम उतना ही डिक्रीज कर जाएगा। तो इन ग्रुप एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीजेस। जब भी हम किसी ग्रुप के अंदर मूव करेंगे, यानी अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, टॉप टू बॉटम जो मूव करेंगे आप पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमेशा ये चीज आप पढ़ चुके हैं। साइज का कंसेप्ट जब पढ़ रहे थे कि डाउन द ग्रुप हम जब भी मूव करते हैं तो साइज हमेशा क्या होता है? इंक्रीज होता है। और अगर साइज इंक्रीज होगा तो जो एटॉमिक वॉल्यूम है वो भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, इन पीरियड एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीजेस अप टू मिडिल एंड देन इंक्रीजेस। इसके अंदर कंट्रोवर्सी है कि ये मिडिल तक तो डिक्रीज होता है और उसके बाद ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा किस वजह से होता है? मिडिल तक ये डिक्रीज हो रहा है क्योंकि वहाँ पर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से अरेंज होंगे एटम के अंदर, ये जो चीज़ है ये यहाँ पर डिसाइड करवाती है कि वॉल्यूम स्टार्टिंग के अंदर डिक्रीज होता है। बाद में जब पेयरिंग होना कम हो जाती है उस टाइम के ऊपर मिडिल तक डिक्रीज होता जाता है, उसके बाद ये इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं देखना है, ये सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है और साइज के रिगार्डिंग क्या इफेक्ट पड़ेगा। लोवेस्ट वॉल्यूम, पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लोवेस्ट वॉल्यूम होता है वो किसका रहेगा? बोरोन का रहता है। और हाईएस्ट वॉल्यूम किसका रहता है? फ्रेंशियम का रहता है। लोवेस्ट किसका रहेगा? बोरोन का। और हाईएस्ट किसका रहता है? फ्रेंशियम का। ये ध्यान रखें। इसके बाद सेकेंड नंबर के ऊपर बात करते हैं हम डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी जो है इन ग्रुप, डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन मास दैट डोमिनेट्स द इंक्रीज इन वॉल्यूम। यानी डेंसिटी होता क्या है? इट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये चीज़ आपने पढ़ रखी है बहुत पहले से। जो ये क्वेश्चंस हैं, ये वाली जो डेंसिटी की टर्म है, फॉर्मूला है, आप पढ़ के आए हो। इसका मतलब क्या है? डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? मास के। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है? वॉल्यूम के। अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होता है, जब भी हम डेंसिटी की स्टडी करते हैं तो हमारा मेन फोकस मास के ऊपर रहता है। जब भी हम मूव करेंगे डाउन द ग्रुप तो हमेशा मास जो होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है। और अगर मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? इन पीरियड डेंसिटी इंक्रीजेस अप टू मिडिल एंड देन डिक्रीजेस। ये मिडिल तक इंक्रीज होती है, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती है। नोट के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल लिखे हुए हैं। एलिमेंट कौन सा? जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है उसमें लोवेस्ट डेंसिटी किसकी होती है? हीलियम की लोवेस्ट डेंसिटी रहती है। और हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होती है? कार्बन की रहती है। नॉन मेटल्स के अंदर इस बात का ध्यान रखें, या मेटल और नॉन मेटल दोनों के अंदर जो डेंसिटी है वो अलग अलग से बताई गई है। नॉन मेटल में लोवेस्ट डेंसिटी होती है हीलियम की और हाईएस्ट होती है कार्बन की। किसकी वजह से? इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म, जो डायमंड इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म होती है उसकी वजह से जो कार्बन है उसकी डेंसिटी हाईएस्ट बताई गई है। मेटल्स के अंदर जो लोवेस्ट डेंसिटी है वो लिथियम की होती है और जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो किसकी रहेगी? ओस्मियम की रहेगी। इसे OS सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये मेटल होती है। दोनों की दोनों मेटल है। लोवेस्ट डेंसिटी लिथियम और हाईएस्ट डेंसिटी है जो वो किसकी रहेगी? ओस्मियम की रहेगी इस केस के अंदर। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? द ग्रुप इन ग्रुप। देखिए हम दो तरीके से स्टडी करते हैं हर चीज़ की।
अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड। तो 2 पॉइंट जो मैं लिख रही हूँ वो अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड ही बताए जा रहे हैं आपको। इन ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेज फॉर मेटल एंड इंक्रीजेज फॉर नॉन मेटल्स, यानी मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मेटल्स के लिए तो डिक्रीज करता है लेकिन नॉन मेटल के केस में इंक्रीज कर जाता है। इसका मतलब क्या है, जब भी आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, सारी की सारी मेटल्स प्रेजेंट रहती है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, यानी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो इंक्रीज होना शुरू कर देती हैं। तो इसका मतलब है जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो स्लाइड इंक्रीज करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। इन पीरियड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज अप टू मिडिल एंड देन डिक्रीजेज। पीरियड के अंदर जब अलोंग ए पीरियड आप मूव करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज करेगा अप टू मिडिल एंड देन डिक्रीज, और उसके बाद वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। इसके ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, देखिए एक तो चीज़ ये है कि भाई मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा कम है नॉन मेटल्स के कंपैरिजन में। तो ग्रुप के अंदर तो हम देखेंगे वर्टिकली, ठीक है, और पीरियड के अंदर देख रहे हैं हम हॉरिजेंटली। तो ये कह रहा है अप टू मिडिल, जब तक जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तब तक तो उनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता जाएगा। जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पेयरिंग शुरू हो जाएगी तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। अगर हम मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर इस तरीके से, अगर हम मूव कर रहे हैं टॉप टू बॉटम, उस टाइम के ऊपर जो फर्स्ट पॉइंट है, देखिए मेटल नॉन मेटल तो भाई ऐसे भी मूव करेंगे तब भी आती हैं और डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तब भी आपको शो होंगी। तो ये कह रहा है कि जो डाउन द ग्रुप जब आप मूव करते हैं तो नीचे की जो एलिमेंट्स होते हैं ज़्यादातर उनका स्ट्रॉन्ग मेटालिक कैरेक्टर होता है, जैसे जैसे अपर डायरेक्शन के अंदर जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर थोड़ा कम होता चला जाता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो उसके रिगार्डिंग दिया हुआ है कि जो मेटल्स हैं वो डाउन द ग्रुप प्रेजेंट होगी, यानी डाउन द ग्रुप जब आप मूव करेंगे तो उस टाइम पे जो आप मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लिटिल बिट मेटल्स के केस में डिक्रीज कर जाता है, जबकि नॉन मेटल के केस में काफ़ी हाई रहेगा। यहाँ पे एलिमेंट्स देखिए, जो नॉन मेटल है जिसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा वो है हीलियम। हीलियम एक ऐसी मेटल है जिसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, और कार्बन इसका एलोट्रोपिक फॉर्म कौन सा लिया है हमने यहाँ पे, डायमंड जो है इसका एलोट्रोपिक फॉर्म के अंदर कंसीडर किया हुआ है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट रहता है। जबकि मेटल्स के अंदर जो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है वो मरकरी का रहता है और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का रहता है। मरकरी रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट के अंदर रहती है, ऑब्वियसली अगर लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है तो हम ये कह सकते हैं बहुत ही इजीली यहाँ पर कि जो मेल्टिंग पॉइंट है मरकरी का वो कैसा रहेगा, लोवेस्ट रहेगा, जबकि टंगस्टन का हाईएस्ट रहता है। और ऐसा किस रीजन की वजह से होता है, जो बल्ब फिलामेंट होते हैं वो टंगस्टन के बने हुए होते हैं और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट रहता है। इसी वजह से वो जो फिलामेंट वगैरह होता है उसे बनाने के लिए टंगस्टन मेटल का यूज़ किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम वैलेंसी की। वैलेंसी एक्चुअल में कुछ नहीं होती, इट इज़ नथिंग, इट इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ये सिर्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, कि कितने अमाउंट में जो एलिमेंट है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो सकता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, उसकी वैलेंसी कह देते हैं। ग्रुप के अंदर जो वैलेंसी है रिमेन्स अनचेंज। जब भी आप एक ग्रुप के अंदर मूव करेंगे, यानी डाउन द ग्रुप जब आप मूव कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो वैलेंसी है वो अनचेंज रहेगी। किस रीजन की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ नंबर ऑफ शेल बदलती हैं, यानी एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन की वैल्यू बदलती है, उनका कॉन्फ़िगरेशन कभी भी नहीं बदलता है, वो सेम रहेगा। तो वैलेंसी के अंदर भी कोई फर्क नहीं आएगा। अगर किसी की वैलेंसी 1 है फर्स्ट एलिमेंट की, तो डाउन द ग्रुप आप मूव करते जाए सबकी वैलेंसी 1 ही रहेगी। अगर किसी की 4 है और डाउन द ग्रुप आप मूव कर रहे हैं तो वैलेंसी क्या रहेगी, 4 रहेगी। यानी अगर पहला एलिमेंट 4 बॉन्ड बना रहा है तो ये कंपलसरी है कि सारे एलिमेंट जो है वो लगभग 4 बॉन्ड तो बनाए ही बनाएंगे, ये कंपलसरी हो जाता है उनके लिए। पीरियड के अंदर जब आप देखेंगे तो उस टाइम के ऊपर वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज अप टू मिडिल एंड देन डिक्रीजेज। पहले तो क्या होगी, मिडिल तक इंक्रीज करेगी, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगी। इसके पीछे सेम रीजन है कि मिडिल तक जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो जो वैलेंसी होती है वो इंक्रीज करती है ड्यू टू प्रेजेंसी ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन हाफ कॉन्फ़िगरेशन के बाद जब पेयरिंग स्टार्ट होती है तो वो डिक्रीज करना शुरू कर देगी। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में वैलेंसी के एग्जांपल लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने अलग अलग एग्जांपल लिखे हुए हैं। तो वैलेंसी देखिए NaH के अंदर कितनी है, 1 है, इसमें 2, LH3 में 3, SiH4 में 4। मिडिल तक ये हाईएस्ट तक पहुँच गई। हम ये तो कह रहे थे कि इंक्रीजेज अप टू मिडिल, तो मिडिल तक ये इंक्रीज हो रही है एंड देन डिक्रीजेज। अब इसके बाद मिडिल आने के बाद ये तुरंत क्या हो रही है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे 3, 2, 1 सो ठीक है। तो पहले इंक्रीज किया 4 तक एंड देन डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे देखिए सोडियम 11 एटॉमिक नंबर होता है, देन मैग्नीशियम 12,
एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16 और क्लोरीन 17। एक जो आपका पीरियड है उसके अंदर चल रहे हैं हम इसमें, ठीक है। तो जो चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है वो यहाँ पर आपको लिख के दिखा भी दी है। तो वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी का मतलब है टोटल कितने बॉन्ड बनाएंगे जो सेंट्रल यहाँ पर एलिमेंट हमने कंसीडर किया हुआ है। सोडियम 1 बनाएगा, मैग्नीशियम 2, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फॉस्फोरस 3, सल्फर 2 और क्लोरीन जो है वो 1, ठीक है। तो ये इनकी वैलेंसी है। ग्रुप नंबर 14 से लेके 17 तक जो ग्रुप होता है, कौन सा, 14 से लेके 17 तक, इनके लिए वैलेंसी निकालना बहुत ही इजी है। आपको कुछ नहीं करना, 8 में से इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनस कर देना, जो भी आंसर आएगा वो इनकी वैलेंसी रहेगी। ओके, क्या करना है, ग्रुप नंबर 14 से 17 तक अगर कोई भी एलिमेंट आपके पास प्रेजेंट है, आपको उसकी वैलेंसी नहीं पता है और फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ 8 में से उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हें माइनस कर देंगे। जैसे मान लो नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, हो गए 7 कंप्लीट। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से इसके, ये होंगे बाहर वाले वैलेंस, 2s2 और 2p3, 3 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इसके, टोटल कितने हो गए 5। तो 8 में से आप 5 माइनस करें, कितना आ जाएगा 3, यानी नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी रहेगी 3 रहेगी। इसमें देखो अब नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन इसमें दे नहीं रखा, नाइट्रोजन जो है वो फॉस्फोरस जो है नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट होता है फॉस्फोरस। तो जो नाइट्रोजन है वो भी किस तरीके का कंपाउंड बना लेगा, NH3 बना सकता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है 3 रहती है। जो हाईएस्ट कोवैलेंसी होती है इन द होल पीरियोडिक टेबल, वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इन 2 एलिमेंट्स के अंदर मिलती है, अप टू 8 तक चली जाती है। 8 बॉन्ड ये इजीली बना सकते हैं, इनकी कोवैलेंसी इतनी ज़्यादा हाई रहती है। कौन कौन से मेटल हैं ये 2 एलिमेंट, ऑस्मियम और रुथेनियम। ऑस्मियम और रुथेनियम जो हैं ये दोनों के दोनों हाईएस्ट जो आपकी कोवैलेंसी होती है उसे शो करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक टॉपिक और लिखा है डायगोनल रिलेशनशिप। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, डायगोनल रिलेशनशिप अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है ये, और ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, इसके बाद ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देखिए 2 तरीके के जो रिलेशनशिप हैं, एक तो होता है एनामलस बिहेवियर और एक होता है डायगोनल रिलेशनशिप। एनामलस बिहेवियर के अंदर हम क्या कहते हैं, किसी भी ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हम लेके चलते हैं यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ठीक है, ये पूरे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट प्रेजेंट है यहाँ पे। तो ये क्या कहता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है, नाइट्रोजन है, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन बाकी सारे एलिमेंट से रिजेंबल तो करती मिलेंगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है। किस रीजन की वजह से, क्योंकि फर्स्ट जो एलिमेंट होता है इसका साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो थोड़ी हाई रहती है। जबकि इन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, लार्ज साइज रहता है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इनकी कम रहती है। तो इस वजह से इन सबके कंपैरिजन में जो फर्स्ट ग्रुप होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, उसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी डिफरेंट मिलती है। इसे हम क्या कहते हैं, एनामलस बिहेवियर ऑफ द एलिमेंट। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायगोनल रिलेशनशिप की। ये क्या कह रहा है कि जब भी आप इस तरीके से जो सीरीज वाइज इन्हें अरेंज कर लें, यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 ही जो लाइन है वो लिखी हुई है, जैसे लिथियम के बाद सोडियम आता है, देन पोटेशियम आता है, तो मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा है। तो ये क्या कह रहा है कि ये चीज़ भी ऑब्जर्व होती है, जिसे हम डायगोनल रिलेशनशिप के अंडर स्टडी करते हैं, कि जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट होता है वो उसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ में। और कैसे, डायगोनली। डायगोनली कैसे कि लिथियम की जो प्रॉपर्टी है वो किसके साथ रिजेंबल करती मिलेंगी, मैग्नीशियम के साथ। जबकि ये लिथियम वाली लाइन का तो है ही नहीं, इस ग्रुप का तो मेंबर नहीं है ना, ये तो इस बेरिलियम वाली फैमिली का है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ये इसके साथ प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करवाता हुआ दिखाई देगा, शो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक दूसरे के साथ मैच करती हुई नजर आएंगी। बेरिलियम का फिर एल्यूमिनियम के साथ, बोरॉन का सिलिकॉन के साथ, कार्बन का फॉस्फोरस के साथ, नाइट्रोजन का सल्फर के साथ। तो इस तरीके से एक डायगोनल रिलेशनशिप इनके अंदर जनरेट हो जाता है, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ द एलिमेंट। क्लियर। इनके अंदर जो कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो डायगोनली जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं वो रिजेंबल कर जाते हैं विद द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड, विद द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड।
तो इस वजह से देखिए हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड के अंदर था, लिथियम सेकंड के अंदर, और ये थर्ड है, ये सेकंड पीरियड है और ये कौन सा है, थर्ड पीरियड है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट की प्रॉपर्टी थर्ड पीरियड के नेक्स्ट एलिमेंट के साथ रिजेंबल करेगी। ये थर्ड पीरियड है और ये नेक्स्ट ग्रुप हो गया, तो इसके साथ इसकी, फिर इसके साथ इसकी, इसके साथ एंड सो ऑन कंटिन्यूसली ये चलता रहेगा। तो इस तरीके से एक डायगोनल रिलेशनशिप जनरेट होता है। सिर्फ सेकंड और थर्ड पीरियड के अंदर ये चीज़ शो होती है, फाइंड आउट होती है, बाकी किसी के अंदर हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अपनी यूनिट को कंप्लीट करें, नोट्स बनाएं, साथ ही साथ जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है कम से कम वो, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन अपने साथ साथ पढ़ते रहें। बाकी अगर ज़्यादा कुछ नहीं भी पढ़ रहे हैं तो कम से कम एनसीईआरटी और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आप करें। मैं आपको कुछ एक जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो और एक टेस्ट पेपर आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, तो उससे पहले आप अपने नोट्स कंप्लीट करें और इस यूनिट को रिवाइज करें। ओके।